इस चैप्टर के अंदर हम डील करने वाले हैं ये सर्टेन पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एग्जैक्टली में ह्यूमन को कोई ना कोई बेनिफिट देने के काम आते हैं। तो वो चाहे आपके पास में बैक्टीरिया हो, चाहे वो आपके फंजाई हो, प्रोटोजोन हो, माइक्रोस्कोपिक अगर आपके पास प्लांट्स आते हैं, वायरसेस जिनको हम न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटीज भी कहते हैं, चाहे वो विरोइड्स होंगे जिनमें आपके पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही पाया जाता है, चाहे वो प्राइम्स होंगे दैट इज प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स आते हैं या एजेंट्स आते हैं, ये सभी के सभी माइक्रोब्स आपके पास में किसी भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की टेंडेंसी रखते हैं, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो थर्मल वेंट्स हो जहां पर आपका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा भी होती है, चाहे आपके पास बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम हो, चाहे बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम हो, ये किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने वाले ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली में ह्यूमन को क्या बेनिफिट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला जो आप इस पर्टिकुलर चीज में डील करने वाले हैं वो आपके पास माइक्रोब जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने के काम आते हैं। तो पहली थिंग आपके पास आ गई दैट इज हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से एग्जैक्टली में आपके पास बैक्टीरियाज आते हैं जो एग्जैक्टली में हेल्पफुल है, ठीक है, या माइक्रोब्स हेल्पफुल है। तो देखिएगा पहला लिखा हुआ है आपके पास में लैक्टोबैसिलस। तो लिखा है माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब ध्यान दीजिएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैब बैक्टीरिया हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली में, ऐसे सर्टेन आपके पास पर्टिकुलर बैक्टीरियाज जो आपके पास में लैक्टोज को पार्शियली डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे और पार्शियल डाइजेशन के दौरान में आपके पास एग्जैक्टली में लैक्टोज शुगर जो आपकी मिल्क में होगी उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड ही एग्जैक्टली में आपके पास मिल्क की कोगुलेशन करवाएगा और पार्शियल डाइजेशन करवाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो मिल्क की प्रोटीन हमें मालूम है दैट इज केजिन होती है, तो केजिन की पार्शियल डाइजेशन और उसकी कोगुलेशन करवाता है जिसकी वजह से एग्जैक्टली में आपके पास जो मिल्क होगी वो कर्ड में कन्वर्ट होती है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, माइक्रोब्स जो आपके पास में लैक्टोबैसिलस या लैब बैक्टीरियाज हैं, लैब बैक्टीरियाज बेसिकली रोल कैसे प्ले कर रहे हैं, जो मिल्क की आपके पास शुगर है जिसको लैक्टोज शुगर कहते हैं उसकी आपके पास में कोगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं। उस मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है दैट इज केजिन की, कैसे लैक्टोज को बेसिकली आपके पास कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में, वही लैक्टिक एसिड ये सारा का सारा काम आपको कर देता है। अब जो लैक्टिक एसिड होती है उसकी पीएच के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो पीएच होती है दैट इज 3.9 से लेकर 4.5 तक, ये आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए। अब मिल्क एग्जैक्टली में कर्ड में कन्वर्ट हुआ कैसे, तो क्या बोलते हैं आपके पास अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जो होती है उसको ऐड करते हैं हम एज एन इन द फ्रेश मिल्क एज एन इनोकुलम। इनोकुलम होता है जिसमें आपके पास में जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी आपको मिलती हो। जैसे मान लो आपने एक चम्मच दही का एग्जैक्टली में ऑलमोस्ट हाफ केजी हाफ लीटर के अंदर आपने मिल्क के अंदर डाला हुआ है, तो वो जो आपके पास 1 स्पून है एग्जैक्टली में उसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आपके पास में लैब बैक्टीरियाज होंगे जो आप इंसर्ट करेंगे एग्जैक्टली उस हाफ लीटर ऑफ पर्टिकुलरली मिल्क के इनसाइड में, जो एग्जैक्टली में उसके डिवाइडिंग पोटेंशियल जो आपके पास उस माइक्रोब का है वो अपना यूटिलाइज करेगा और कहीं ना कहीं उस लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन कर लैक्टिक एसिड आपके पास प्रोडक्शन होगी। लैक्टिक एसिड बेसिकली आपके पास कोगुलेशन एंड पार्शियलाइजेशन ऑफ केजिन को करेगा और जिस वजह से आपके पास वही मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होगी। एक चीज तो ये समझ आ गई। दूसरी चीज क्या समझ आती है, इससे फायदा एक और होता है, क्या होता है, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होगी, क्या लिख रहे हैं, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो आपके पास इंक्रीज होने वाली है उस पर्टिकुलरली कर्ड की। क्यों, आपके पास ये कर्ड जो है ये बेसिकली जब प्रोड्यूस होगी, जब आपके पास कोगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन होगी तो उस दौरान में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन जो है आपके पास में करवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब ये चीज हमें कैसे पता लगती है एग्जैक्टली में कि विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन है वो एग्जैक्टली में करवाने में ये लैब बैक्टीरिया कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं। अब ये समझिएगा आपके पास जो मिल्क थी वो अब जब पर्टिकुलरली कर्ड में कन्वर्ट होगी तो पीएच जो है एग्जैक्टली में वो आपके पास एसिडिक हो जाती है और हमें ये पहले से मालूम है कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एसिडिक मीडियम होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब तक आपके पास आप पर्टिकुलर कर्ड को एज एन इनटेकिंग सोर्स ले रहे होंगे, आप खाने के अंदर उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे, तो स्टमक का पीएच जो है वो ऑलमोस्ट एसिडिक बनी रहेगी। इंट्रिंसिक कासल फैक्टर को वर्क करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इंट्रिंसिक कासल फैक्टर आपके पास में पर्टिकुलरली विटामिन B12 को स्टमक से होते हुए इलियम तक लेकर जाएगा और इलियम से उसके थ्रू आपके पास में एब्जॉर्प्शन करवाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करवाने में भी आपके पास लैब बैक्टीरिया जो है वो हेल्पफुल होते हैं। तो ये भी चीज आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। अब देखिएगा नेक्स्ट पार्ट, ये जो आपके पास मिल्क है ये कर्ड में कब कन्वर्ट होती है? तो कर्ड में तब कन्वर्ट होगी जब एग्जैक्टली में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का आपके पास में बैक्टीरिया जो है वो आपके पास में मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देगा और टेम्परेचर आपको मेंटेन करनी होगी 40 डिग्री सेल्सियस और उससे लेसर पर। उसके बाद में अदर सर्टेन आपके पास में हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी आते हैं, जैसे आपके पास योगर्ट होती है। तो योगर्ट होती है बेसिकली आपके पास में कर्डलिंग मिल्क जो आपके पास में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस उसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर्स, तब जाकर आपके पास में योगर्ट तैयार होती है। थर्ड आती है आपके पास बटर मिल्क। तो बटर मिल्क क्या है? ये एसिडुलेटेड प्रोडक्ट होती है फॉर्म्ड बाय इनोकुलेटिंग आपके पास स्किम्ड मिल्क होती है विद द स्टार्टर कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस एंड आपके पास लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड द टेम्परेचर शुड बी 22 डिग्री सेल्सियस फॉर 18 आवर्स। ये भी हो गया जी। उसके बाद आती है सोर क्रीम। तो सोर क्रीम क्या होती है? इट इज बेसिकली ऑब्टेन्ड बाय चर्निंग ऑफ द मिल्क, is inoculated with the Streptococcus lactis for producing the lactic acid and the Leuconostoc cremoris for imparting the फ्लेवर। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है। सोर क्रीम में जो फ्लेवर की एडिशन होगी उसके करवाने के लिए हम बेसिकली जिस बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं वो है ल्यूकोनोस्टॉक क्रीमोरिस। उसके बाद आती है चीज। तो आपको पहले ही पता है जो चीज है वो बेसिकली आपके पास सबसे ओल्डेस्ट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है जो आपके पास फूड आइटम्स में अवेलेबल होती है। तो चीज इज बेसिकली ऑब्टेन्ड व्हेन द मिल्क इज कर्डल्ड विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये ध्यान देते चलिएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का ही आप पर्टिकुलर यहां पर यूज करेंगे। कर्डलिंग आपके पास में होगी, उसी को बेसिकली आप क्या करते हैं, कर्ड को जेंटली कुछ समय के लिए हीट करते रहते हैं और जब जेंटली उसको हीट करते रहेंगे तो आपके पास जो चीज होगी वो वे में से सेपरेट हो जाएगी और एग्जैक्टली में जो लिक्विड होगा चीज का उसको आप बेसिकली पर्टिकुलरली उस चीज को पर्टिकुलर अलाउ करते हैं एक तरह से कि वो ड्रेन कर जाए। जो आपके पास वाटर हो आप पर्टिकुलर क्या करते हैं उसको हैंग कर देते हैं एक पर्टिकुलरली आपके पास कपड़े के अंदर, ताकि वो जो लिक्विड हो सारा का सारा ड्रेन आउट हो जाए और आपको चीज जो है वो बहुत कॉमनली मिल जाए। तो ये सारा का सारा ट्रेडिशनल मेथड्स पहले से आपके पास फॉलो होते आ रहे हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चीज जो है वो आपके पास में पर्टिकुलरली दो तरह की आपके पास बताई जाती है। एक होती है बोलते हैं स्विस चीज होती है, दूसरी आपके पास में पर्टिकुलरली रॉकेफोर्टे चीज होती है। तो स्विस चीज जो है बेसिकली उसको आपके पास रॉकेफोर्टे चीज से किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाते हैं, जो आपके पास स्विस चीज है उसमें आपके पास जो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज्यादा अमाउंट में होती है और जो बबल्स बनते हैं वो बहुत बड़े बड़े बनते हैं। इसीलिए एग्जैक्टली में स्विस चीज के अंदर आपके पास में लार्ज होल्स आपको बहुत कॉमनली दिखाई पड़ते हैं। तो ये भी आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। अब क्या बोलता है, स्विस चीज को आपके पास तैयार करने के लिए जिस पर्टिकुलरली बैक्टीरियम का हम यूज करते हैं वो है प्रोपाइनोबैक्टीरियम शार्मनाई। ध्यान देते हुए चलिएगा, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शार्मनाई का हम यूज करते हुए एग्जैक्टली में स्विस चीज की प्रोडक्शन करवाते हैं। दूसरी आपके पास होती है रॉकेफोर्टे चीज। तो रॉकेफोर्टे चीज को स्विस चीज से किस तरह से बेसिकली आप डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें भी आपके पास ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में नहीं होती है, होती जरूर है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से जो होल का साइज एग्जैक्टली आपको रॉकेफोर्टे में दिखाई पड़ेगा वो छोटे साइजेस होते हैं। बहुत बड़े साइजेस वाले होल्स एग्जैक्टली में आपके पास रॉकेफोर्टे चीज में नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो रॉकेफोर्टे चीज को तैयार करने के लिए जिस पर्टिकुलरली चीज का हम यूज करते हैं वो है पेनिसिलियम रॉकेफोर्टे। पेनिसिलियम रॉकेफोर्टे का हम यूज कर रॉकेफोर्टे चीज को हम तैयार करते हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिएगा, उसके बाद आती है आपके पास दैट इज डो। ये आपके पास पर्टिकुलरली तो डो इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली। तो ध्यान दीजिएगा, डोसा और इडली आपके पास में पर्टिकुलरली कौन से डो से तैयार होती है, राइस और ब्लैक ग्राम के
which is being fermented by a bacterium that is being termed as Leuconostoc and Streptococcus species। ध्यान दीजिएगा, डोसा, उपमा, इडली हो गई, ये सभी के सभी जो आपके पास में पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके पास डो ऑफ द राइस और ब्लैक ग्राम से आपके पास तैयार होते हैं जब उनकी फर्मेंटेशन बैक्टीरिया दैट इज ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज से कराई जाती है, जिस दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से पफिंग हो जाती है डो की। तो ये भी आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। अब इस सारी प्रोसेस को करवाने के लिए एग्जैक्टली में जो फर्मेंटेशन है वो हम बेकर ईस्ट के थ्रू करवाते हैं, या जिसको ब्रूअर ईस्ट भी कहते हैं, या सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। अब ध्यान दीजिएगा, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ये आपके ब्रेड बनाने के काम भी आती है, ये भी हमें पहले से पता है। टॉडी पर्टिकुलर उसको बनाने के काम भी इसके लिए हम पर्टिकुलरली लेते हैं। इथाइल अल्कोहल की प्रोडक्शन जो है वो भी आपके सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी के थ्रू ही होती है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो ईस्ट है ये एग्जैक्टली में ये सारा काम कैसे करवाती है। तो ईस्ट जो है वो बेसिकली 3 एंजाइम रिलीज करती है जब ये एक्टिविटी शो करती है। तो पहला एंजाइम जो एक्टिविटी होगी वो है अमाइलेज की। तो अमाइलेज क्या करती है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है और माल्टोज शुगर की प्रोडक्शन कर देती है। दूसरी जो आपके पास एंजाइम ये रिलीज करती है वो है माल्टेज। तो माल्टेज का काम होता है आपके पास में माल्टो शुगर को कन्वर्ट करना इनटू अ ग्लूकोज। और तीसरा आपके पास जो एंजाइम रिलीज कर देती है दैट इज जाइमेज। तो जाइमेज बेसिकली आपके पास फर्मेंटेशन में हेल्प करती है, जिस दौरान में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और इथाइल अल्कोहल की प्रोडक्शन होगी, विच इज मेकिंग अ पर्टिकुलरली डो और द ब्रेड पोरस एंड सॉफ्ट। ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि इन सब चीजों से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ईस्ट से आपके पास 3 बेसिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं। पहला आपके पास अमाइलेज आती है, सेकंड आपके पास माल्टेज आती है, और तीसरी आपके पास जाइमेज आती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहां से ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। मीन बाय कौन से ऐसे सर्टेन माइक्रोब्स हैं जो आपके पास में इंडस्ट्रियल आपके पास सर्टेन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में हमें हेल्प कर सकते हैं। देखिएगा, ये जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट माइक्रोब्स के द्वारा यहां पर बनते हुए आपको दिखेंगे, इसमें बहुत कॉमन जो आपके पास माइक्रोब की एबिलिटी को हम यूज करने वाले हैं इंडस्ट्रीज के अंदर वो है फर्मेंटेशन की, जिसकी वजह से वेरिएबल नंबर ऑफ आपके पास में प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन करेंगे, जिनको हम बीवरेजेस कहते हैं। सर्टेन एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, वाइटामिन हो सकते हैं, या बायोएक्टिव कंपाउंड्स हो सकते हैं। ये बहुत सारे के सारे चीजें जो है आपके पास में माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपके पास में यूटिलाइज होने वाले हैं। तो आपके पास पहली चीज आती है दैट इज फर्मेंटेड बीवरेजेस। तो फर्मेंटेड बीवरेजेस आपके पास बहुत कॉमन चीज जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं वो है अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल जो बहुत कॉमनली आपके पास बाजार में अवेलेबल है वो है इथाइल अल्कोहल। अब देखिएगा, 2 तरह की अल्कोहल अवेलेबल है, एक होती है मिथाइल अल्कोहल, एक होती है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल है ऐसी पर्टिकुलर अल्कोहल जो फुली फर्मेंटेशन से आपके पास तैयार होती है, और मिथाइल अल्कोहल जो है आपके पास वो है दैट इज पार्शियल फर्मेंटेशन ऑफ द पर्टिकुलरली आपके पास इंग्रेडिएंट से तैयार होती है, और वो इंग्रेडिएंट आपके पास माल्टेड सीरियल्स या फ्रूट जूसेस हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या चीज के बारे में कह रहे हैं। फर्मेंटेड बीवरेजेस या अल्कोहल को तैयार करने के लिए हम ब्रूअर ईस्ट या बेकर ईस्ट या उसको सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी के नाम से हम बहुत कॉमनली जानते हैं, जिसकी वजह से एग्जैक्टली में फर्मेंटेशन होगी आपके माल्टेड सीरियल या फ्रूट जूसेस की। अगर आपके पास एग्जैक्टली में फुल फर्मेंटेशन हो जाए, ध्यान दीजिएगा, फुल फर्मेंटेशन हो जाए तो आपके पास एग्जैक्टली में कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल की प्रोडक्शन होगी। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इथाइल अल्कोहल और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। लेकिन इथाइल अल्कोहल तभी तैयार होगी जब सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को उतना समय दिया जाए कि एग्जैक्टली में माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस की यो फुल फर्मेंटेशन करा पाए, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी तक हम ये कॉन्टेक्स्ट में मानकर चल रहे हैं कि फुल फर्मेंटेशन एग्जैक्टली में हो रही है। अगर फर्मेंटेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो उसके फर्दर भी प्योरिफिकेशन की जा सकती है। अब एक प्रोसेस तो ये है कि अगर हम पर्टिकुलरली उस फर्मेंटेड प्रोडक्ट को और ज्यादा प्योरीफाई करने के लिए जाएं और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जाएं तो हम प्रोसेस का नाम लिखेंगे डिस्टिलेशन। लेकिन अगर एग्जैक्टली में हम कोई वर्केबिलिटी फर्मेंटेशन के बाद में नहीं करवा रहे हैं, आपके पास प्योरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे दैट इज नॉन डिस्टिल्ड आपके पास में पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या इथाइल अल्कोहल। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास में डिस्टिलेशन की प्रोसेस से एग्जैक्टली में आपके पास
पर्टिकुलर अल्कोहल तैयार होती है वो है आपके पास विस्की, रम एंड ब्रांडी। मीन बाय जो फर्मेंटेशन आपके पास सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ने कर दी थी, उससे हमने फर्दरली आपके पास प्योरिफिकेशन उस फर्मेंटेड प्रोडक्ट की करवाने की कोशिश की है, जिसको विस्की, रम और ब्रांडी कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास में नॉन डिस्टिल्ड या आपके पास में एग्जैक्टली हम ये कहें कि जिसकी फर्दर आपके पास में कोई भी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमने कोई काम नहीं किया, वो है आपके पास वाइन एंड बियर। तो वाइन एंड बियर जो है वो आपके पास में नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल है, और जो विस्की, रम एंड ब्रांडी है वो आपके पास डिस्टिल्ड अल्कोहल है या फुली प्योरिफाइड अल्कोहल है। ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया जी यहां तक। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं आपके पास एंटीबायोटिक्स। तो देखो बहुत कॉमन सी चीज है, एंटीबायोटिक्स के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होते हैं ये? आपके पास सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब। देखो सभी के सभी माइक्रोब्स के बारे में बात नहीं करते हैं, कुछ एक सर्टेन माइक्रोब जो आपके पास सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस आपके पास में एग्जैक्टली में प्रोड्यूस करते हैं, और उन्हीं पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस का हम यूज करेंगे कुछ सर्टेन अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए, या उन्हीं माइक्रोब्स को कहीं ना कहीं मारने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने दो चीजें कही। एंटीबायोटिक्स कैन बी यूटिलाइज्ड आपके पास या तो किसी सर्टेन माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम करने के लिए या कुछ सर्टेन माइक्रोब्स को मारने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो आपके पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपके पास में एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हमें कर दी थी, और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक आपके पास डिस्कवर हुई थी उसका नाम था पेनिसिलिन। लेकिन ये जो आपके पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस पेनिसिलिन नाम के पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी की थी, ये बाय चांस डिस्कवरी है, वो करने कुछ और चला था और कर कुछ और दिया। ठीक है जी। तो पेनिसिलिन जो है वो आपके पास बाय चांस डिस्कवरी है, और बाय चांस डिस्कवरी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी इज अ पर्टिकुलर बाय चांस डिस्कवरी ऑफ एनीथिंग। तो पेनिसिलिन जो है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपके पास ऑब्टेन कर दी है, वो एग्जैक्टली में आपके पास सेरेंडिपिटी का एक एग्जांपल है। जो पेनिसिलिन या आपके पास में एग्जैक्टली जो एंटीबायोटिक टर्म थी वो आपके पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कॉइन नहीं की थी, वो आपके पास साइंटिस्ट है जिनका नाम था वॉक्समैन। तो ये आपको भी फिर से ध्यान होना चाहिए। अब इन एंटीबायोटिक की मदद से आप बेसिकली बहुत सारी चीजों का पर्टिकुलरली या डिजीजेस को ट्रीट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो पेनिसिलिन थी, पेनिसिलिन के यूज के बारे में एग्जैक्टली में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उनको नहीं पता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने पेनिसिलिन को एक तरह से डिस्कवर कर हमें दे दिया था, बाद में जाकर जब आपके पास वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उस दौरान में चेन और फ्लोरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेनिसिलिन के फुल पोटेंशियल के बारे में हमें बताया और उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में बताया। तो 1945 में फिर फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को एग्जैक्टली में नोबेल प्राइज जो है इस पर्टिकुलर पेनिसिलिन की डिस्कवरी और पेनिसिलिन की यूटिलाइजेशन के लिए उनको दिया गया। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना। अब बहुत सारे आपके पास एंटीबायोटिक हैं, उनके पर्टिकुलर सोर्सेज हैं और उनका एक्शन वो क्या क्या आपको कर देते हैं। तो आपने बहुत कॉमनली जो याद रखने हैं वो है आपके पास क्लोराम्फेनिकोल, जो आपके पास सबसे बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ किसी भी सर्टेन माइक्रोब की ग्रोथ को अगर आपके पास रिटार्ड कर दे सकती है या प्रोड्यूस माइक्रोब को मार कर आपको दे सकती है। तो बहुत कॉमनली जो क्लोराम्फेनिकोल है वो आपके पास में टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, वूपिंग कफ जिसको काली खांसी कहते हैं, निमोनिया को ट्रीट करने के लिए यूज हो जाती है। सेकंड आपके पास एरिथ्रोमाइसिन आती है, जो बहुत कॉमनली आपके पास डिप्थीरिया को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं, और डिप्थीरिया का कॉमन हम टर्मिनोलॉजी में वर्ड जो यूज करते हैं वो है आपके पास गलघोटू। गलघोटू, तो गलघोटू आपके पास उसको ट्रीट करने के लिए एरिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का बहुत कॉमन यूज जो आज की डेट में है वो ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए, मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए और निमोनिया को ट्रीट करने के लिए यूज हो रही है। उसके बाद आती है बेसिट्रेसिन। तो बेसिट्रेसिन आपके पास आज की डेट में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसका नाम सिफिलिस है, उसको ट्रीट करने के लिए हम बहुत कॉमनली उसका यूज कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको क्वेश्चन पूछे, कभी कभार सोर्स से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये एंटीबायोटिक कहां से ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे आपके पास क्लोराम्फेनिकोल या आपके पास पर्टिकुलरली क्लोरोमाइसिटिन आती है, ठीक है, ये आपके पास ऑब्टेन की जाती है स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएले से या स्ट्रेप्टोकोकस लेवेंडुएले से, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस एरिथ्रियस से आपके पास ऑब्टेन करते हैं।
स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसियस से आपके पास ऑब्टेन करते हैं, और बेसिट्रेसिन आपके पास बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस से आपके पास ऑब्टेन की जाती है। देखो याद नहीं रहे कोई बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज अवेलेबल नहीं है, ये बहुत कुछ सर्टेन आपके पास पहले एग्जाम्स होते थे उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन क्लोरेमफेनिकॉल के बारे में आप पक्का से पढ़ लें एक बार, अरिथ्रोमाइसिन के बारे में पढ़ लें, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में पढ़ ले, क्योंकि हो सकता है थोड़ा इंटीग्रल कंपोनेंट से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि नीट जो है उसके ही थ्रू आप अब आपके पास एम्स में भी एडमिशन होने वाली है। तो पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि 100% पेपर जो है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही कवर कर दिया जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि इस चैप्टर को मैक्सिमली पहले एक तरह से क्रैम आउट कर लें एनसीईआरटी से, और बाद में जाकर जो चीजें हैं उसको रेफरेंस से पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये भी पता लग गया। उसके बाद आते हैं आपके पास सर्टेन केमिकल्स या ऑर्गेनिक एसिड जो ऑब्टेन करते हैं हम, ठीक है जी। तो वो आगे आपके पास पहला आता है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड इज बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर व्हिच इज अ फंगस, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आपके पास आती है एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर के नाम से जानते हैं, बहुत कॉमन प्रिजर्वेटिव आपके पास बहुत यूज की जाती है, जो पिकल्स के अंदर हम यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव जो एग्जैक्टली में शेल्फ लाइफ जो है आपके पास पिकल्स की या अचार जिसको कहते हैं उसकी आपके पास शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में आपके पास बहुत कॉमनली यूज की जाती है विनेगर या एसिटिक एसिड व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिडोबैक्टर एसिटाई व्हिच इज अ बैक्टीरियम, ठीक है। उसके बाद आती है ब्यूटारिक एसिड। तो ब्यूटारिक एसिड इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्लोस्ट्रीडियम बुटालिकम व्हिच इज अगेन अ बैक्टीरियम। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड इज स्पेसिफिकली बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैक्टोबैसिलस व्हिच इज अगेन अ बैक्टीरियम। अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली जो आपके पास इंडस्ट्रीज में लैक्टिक एसिड ऑब्टेन की जाती है वो एग्जैक्टली में लैक्टोबैसिलस डेलब्रूकाई नाम की आपके पास स्पीसीज होती है। डेलब्रूकाई एसिडोफिलस से हम ऑब्टेन करने की कोशिश नहीं करते हैं ज्यादातर, क्योंकि लैक्टिक एसिड उससे जो प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होती है, इसलिए आज की डेट में लैक्टोबैसिलस डेलब्रूकाई नाम की स्पीसीज आती है जिससे हम लैक्टिक एसिड को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। पीएच आपके पास 3.9 से 4.5 ही रहती है। उसके बाद आता है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, जो आपके पास सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी के थ्रू हमने ऑब्टेन करने की कोशिश की। तो ये सभी की सभी चीजें आपको पक्का से ध्यान होनी चाहिए। चलिएगा, उसके बाद आते हैं आपके पास सर्टेन एंजाइम्स। अब आप सर्टेन एंजाइम्स के बारे में देखेंगे तो पहली आती है आपके पास लाइपेजिस। देखो जी, लाइपेजिस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइपेजिस का मतलब ऐसे पर्टिकुलर एंजाइम्स जो एग्जैक्टली में लिपिड को ब्रेक डाउन करने में आपके पास हेल्प करते हैं। तो इन लाइपेजिस का बहुत कॉमन यूज लॉन्ड्रीज डिटर्जेंट्स में आपके पास में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब क्यों, जो आपके पास कपड़ों के ऊपर जो फैट के आपके पास एग्जैक्टली में स्टेन्स लगे होते हैं, उस स्टेन्स को रिमूव करने के लिए एग्जैक्टली में डिटर्जेंट्स के अंदर लाइपेजिस की यूटिलाइजेशन की जाती है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली में ये सारा का सारा काम जो स्टेन रिमूवल का है वो हो सकता है। अब ये लाइपेजिस जो एग्जैक्टली में ये ऑब्टेन किए जाते हैं कैंडिडा लिप्टोलिटिका से या जियोट्राइकम कैंडिडम से। लेप्टोलिटिका दैट इज कैंडिडा लिप्टोलिटिका से, और दूसरा जियोट्राइकम कैंडिडम से। तो ध्यान देकर चलिएगा। इसके अलावा आपके पास जो चीज का फ्लेवर है उसको भी देने के लिए हम कहीं ना कहीं लाइपेजिस की यूटिलाइजेशन करते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। सेकंड नंबर पर आते हैं आपके पास दैट इज पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। ध्यान दीजिएगा, सेकंड आपके पास एंजाइम आते हैं दैट इज पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। अब ध्यान दीजिएगा, इन पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस का हम यूज कर रहे हैं बॉटल जूसेस को तैयार करने में। अब ध्यान दीजिएगा, आपके बियर और जो विस्की होती है वो आपके पास जब फर्मेंटेशन से तैयार होती है उस समय क्लियर नहीं होती है पूरी तरह से। अब उसकी क्लैरिटी कैसे आएगी? क्लैरिटी आने के लिए हम एक पर्टिकुलर एंजाइम का यूज करते हैं जो है प्रोटीएज, और प्रोटीएज का काम है जो प्रोटीन होगी उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा। इसके अलावा यही प्रोटीएजेस जो होते हैं वो आपके पास ब्रेड और मीट की सॉफ्टनिंग में भी यूज होते हैं, और जो लिक्विड ग्लू होती है उस लिक्विड ग्लू की प्रोडक्शन में भी हम एग्जैक्टली में प्रोटीएजेस का यूज करते हैं। और यही प्रोटीएजेस एग्जैक्टली में एस्परजिलस और आपके पास बैसिलस स्पीसीज से ऑब्टेन की जाती है। दूसरी आपके पैक्टिनेजेस आती हैं। पैक्टिनेजेस बेसिकली आपके पास ऑब्टेन की जाती हैं दैट इज बिसोक्लैमस फल्वो से, और ये आपके पास में जो फ्रूट जूसेस होते हैं उसको पूरी तरह से क्लियर करने में इनकी यूटिलाइजेशन होती है। तो ये भी आपने पक्का से याद करते हुए चलना है। ग्रीन जो कॉफी होती है उसको भी पर्टिकुलर आपके पास तैयार करने में इनकी पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी।
तीसरे आते हैं आपके पास स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज को आप पर्टिकुलर बहुत कॉमन यूटिलाइज करते हैं एज एन क्लॉट बस्टर एंजाइम, और क्लॉट बस्टर एंजाइम बेसिकली इसका दूसरा नाम भी आप बहुत कॉमन देखेंगे, दैट इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, विच इज यूज्ड एज एन पर्टिकुलर आपके पास क्लॉट डिसॉल्विंग एजेंट। तो जब आपके पास ब्लड वेसल में कहीं ना कहीं क्लॉट बन जाते हैं, उन क्लॉट को रिमूव करने के लिए जिस पर्टिकुलर एंजाइम की हम यूटिलाइजेशन करते हैं वो है आपके पास स्ट्रेप्टोकाइनेज, या आपके पास में पर्टिकुलरली टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा वर्ड अपने आप में क्या डिफाइन करता है, लिखा है बायो और एक्टिव। देखिएगा ये सर्टेन मॉलिक्यूल जब तक आपके पास लिविंग सेल के इनसाइड में नहीं जाएंगे तब तक ये एक्टिवली कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। मीन बाय लिविंग सेल के इनसाइड में जाकर ही इनकी वर्केबिलिटी होने वाली है। अब देखिएगा पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो बहुत कॉमन है वो है आपके पास साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज स्पेसिफिकली बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, दैट इज व्हिच इज अ फंजाई एंड इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। अब ध्यान दीजिएगा इम्यूनोसप्रेसिव मीन बाय इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं दबाने का काम, उसको कहीं ना कहीं वर्केबिलिटी उसकी स्टॉप करने का काम एग्जैक्टली में साइक्लोस्पोरिन ए करती है। अब ऐसा क्यों करेगी? वो इसलिए कि कई बार जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू बहुत कॉमनली जहां पर ऑर्गन रिजेक्शंस हो सकती हैं, तो किसी ना किसी तरह से जिस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ट्रांसप्लांट जो है वो एग्जैक्टली में किए गए होंगे, उस पर्सन की बॉडी में कहीं ना कहीं इम्यून रिस्पांस जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इम्यून रिस्पांस आया तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो है उस पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी एज एन एंटीजन ट्रीट करना शुरू कर देगी, और कहीं ना कहीं आपके पास जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होंगे वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आपके पास उस ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से बचाने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है वो आपके पास बहुत कॉमनली यूज की जाती है। एग्जैक्टली में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो एग्जैक्टली कौन सी इम्यूनिटी को कम करेगी, तो जो आपके पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना उसको कहीं ना कहीं एग्जैक्टली में स्टॉप करवाने का काम साइक्लोस्पोरिन ए करेगी, क्योंकि जो हेल्पर टी सेल हैं अगर वो वर्केबिलिटी में नहीं आएंगे तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं होंगे, बी सेल लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं होंगे तो प्लाज्मा सेल नहीं बनेंगे, प्लाज्मा सेल नहीं बनेंगे तो एग्जैक्टली में आपके पास एंटीबॉडीज तैयार नहीं होंगी, एंटीबॉडीज तैयार होंगी नहीं तो इसका मतलब ऑर्गन कहीं ना कहीं पर्टिकुलर बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगी। तो ये ध्यान देते हुए चलिए। उसके बाद आते हैं आपका स्टैटिन्स, दैट इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोनास्कस पर्पुरियस व्हिच इज द ईस्ट एंड इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी। अब देखिएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने की वजह से एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। उस एथेरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन जो है वो ब्लड वेसल के इनसाइड में होना शुरू हो जाती है, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द एंडोथेलियम। और आपके पास इसी वजह से कहीं ना कहीं एग्जैक्टली में जो आपके पास ब्लड फ्लो स्ट्रीमलाइंड होता है वो आपके पास एग्जैक्टली में टर्बुलेंट होना शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो सेलुलर कंपोनेंट आरबीसी जो है वो आपके पास एग्जैक्टली में एक जगह पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, प्लेटलेट्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, और लेटर ऑन हो सकता है कि आपके पास में कहीं ना कहीं कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाए, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलनी है, यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। उसके बाद आपके पास आते हैं दैट इज सर्टेन माइक्रोज व्हिच इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू ट्रीट द सीवेज। अब क्वेश्चन आता है सीवेज क्या होती है, तो सीवेज एक ऐसा सर्टेन वाटर है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक और आपके पास में पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो है वो आपके पास में होते हैं। जिस पर्टिकुलर सीवेज वाटर को हम डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडीज रिवर्स और स्ट्रीम्स के अंदर डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, मीन बाय उस पर्टिकुलर सीवेज को पहले हमें ट्रीट करना पड़ेगा सर्टेन मेथड से, ताकि जो पर्टिकुलर इतना ज्यादा पॉल्यूटेड वो वाटर है उसके पॉल्यूशन को हम कहीं ना कहीं कम कर सकें, और इतना कम कर सकें कि उसको आपके पास नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर डायरेक्टली में डिस्चार्ज किया जा सके। अब ध्यान दीजिएगा बहुत सारे पर्टिकुलर आप बुक्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सीवेज वाटर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। मैं सारी चीज के बारे में आपको डिस्कस नहीं कर दूंगा, लेकिन आपने फिर भी वो छोटी छोटी सी बातें जो आपने ध्यान देते हुए चलनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले जो आपके पास सीवेज वाटर होगी उसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट की जाएगी, और प्राइमरी ट्रीटमेंट को करवाने के लिए हम दो मेथड्स की यूटिलाइजेशन करते हैं जिसको हम फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन का नाम देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा
बहुत सारे जो पर्टिकुलर आपके पास जो डेब्रीज होंगी, जो आपके पास कोई कचरा होगा, जो आपके पास सीवेज वाटर पर फ्लोट कर रहा होगा, उसको आप फिल्ट्रेशन की मदद से आपके पास रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और जो आपके पास जो सॉल्युबल कंपोनेंट है, जो एग्जैक्टली में आपके पास सेडिमेंटेड फॉर्म्स हैं, उन सेडिमेंटेड फॉर्म्स को या डिसॉल्व्ड फॉर्म को आप पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं सेटल डाउन करवाने की कोशिश करेंगे। और सेटलिंग की आप एक सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को यूटिलाइज करेंगे। तो उस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को यूटिलाइज करते हुए आपके पास दो जोन्स तैयार होते हैं। एक आपके पास बॉटम के ऊपर जोन तैयार होगा और एक आपके पास अपर जोन तैयार होगा। नीचे आपके पास सॉलिड वेस्ट होगा, ऊपर आपके पास वाटर होगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर आपके पास सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन की मदद से ये जो वाटरी कंपाउंड बच गया, इसको हम एफ्लुएंट कहते हैं। और जो आपके पास सेटल डाउन कर गए आपके पास सॉलिड वेस्ट बॉटम के ऊपर, इसको हम बेसिकली स्लज कहते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान में प्राइमरी इफ्लुएंट बना और प्राइमरी स्लज बना। अब स्लज में बेसिकली आपके पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सैंड हो सकती है, सिल्ट हो सकती है, स्मॉल पेबल्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे आपके पास सेटल डाउन कर बॉटम पर आ जाएंगे। और आपके पास जो एग्जैक्टली बॉटम पर नहीं आ पाएंगे, वो इसी पर्टिकुलर एफ्लुएंट के अंदर अभी भी फ्लोट करते हुए रह जाएंगे। या आपके पास ऑर्गेनिक वेस्ट भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ सेटल डाउन कर जाएंगे, कुछ सेटल डाउन नहीं कर पाएंगे। तो वो सारे के सारे एग्जैक्टली आपको प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर मिलेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्राइमरी एफ्लुएंट को बेसिकली हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे और सेकेंडरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम लिखते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन टैंक्स का यूज करते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर्स का यूज करते हैं, या एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम का यूज करते हैं। आज की डेट में जो सबसे कॉमन मेथड यूज की जा रही है वो एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम का, जिसमें आपके प्राइमरी एफ्लुएंट को हम पर्टिकुलरली लेकर जाते हैं इनटू एन एरेशन टैंक। अब एरेशन टैंक में होता क्या है एग्जैक्टली में, हम ऑक्सीजन को उस पर्टिकुलर टैंक के अंदर जो है वो बाहर से डालने की कोशिश करते हैं। अब क्यों डालने की कोशिश करते हैं उसको सुनिए। इसलिए कि जो सीवेज वाटर होती है उसके अंदर हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू एन एरोबिक बैक्टीरिया। और किसी भी पानी की शुद्धता में आपको ये चीज देखनी होती है कि एरोबिक बैक्टीरिया की क्वांटिटी एनारोबिक बैक्टीरिया से ज्यादा हो। अब देखो, पानी क्योंकि गंदा था, अब गंदे पानी के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज्यादा थी, वो मल्टीप्लाई इसलिए भी कर रहा था क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी है। इसीलिए आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान या एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट के दौरान में आपको एरेशन टैंक्स जब यूटिलाइज किए तो उसमें आपने ऑक्सीजन को पेनिट्रेट करवाया। और ऑक्सीजन को पेनिट्रेट करवाने से अब आपको फायदा क्या होगा, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे वो एग्जैक्टली में डाई आउट करना शुरू कर देंगे और जो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। अब जब वो मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे एरोबिक बैक्टीरिया, तो जो आपके पास प्राइमरी स्लज के अंदर एग्जैक्टली में फंगल फिलामेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे फंगल फिलामेंट एरोबिक बैक्टीरिया के साथ में कंबाइन करना शुरू कर देंगे, जिसको हम फ्लॉक्स के नाम से जानते हैं। और ये पर्टिकुलर जो फ्लॉक्स होंगे ये आपके पास बॉटम की ओर को सेटल डाउन होने की कोशिश करेंगे। अब जब वो बॉटम की ओर को सेटल डाउन होने की कोशिश करेंगे तो एग्जैक्टली में वही चीज हुई जो आपके पास प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान हुई थी। तो जो चीजें बॉटम की ओर को चली जाएंगी उसको हम स्लज कहेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान उसको सेकेंडरी स्लज कहते हैं। और जो आपके पास एग्जैक्टली में वाटरी कंपाउंड बच जाएगा उसको आप सेकेंडरी एफ्लुएंट के नाम से आपके पास जानने की कोशिश करें। अब एग्जैक्टली में एरोबिक बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि पानी एग्जैक्टली में गंदा इसलिए था क्योंकि आपके पास ऑर्गेनिक कंटेंट जो था पानी के अंदर वो बहुत ज्यादा था। उस आपके पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट का ब्रेक डाउन एग्जैक्टली में ये एरोबिक बैक्टीरिया आपको कर दे देते हैं। और जो आपके पास एरोबिक बैक्टीरिया आपके पर्टिकुलरली फंगल फिलामेंट के साथ कंबाइन कर जाते हैं और मैशवर्क बनाते हैं, वो आपके पास बॉटम पर सेटल डाउन हो जाते हैं, जो एग्जैक्टली में जो आपके पास फंगल फिलामेंट एग्जैक्टली में उस पानी को गंदा कर रहे थे। अब आपके पास बहुत सारी चीजें होगी, यहां पर क्या हुआ, पानी एक तरह से कहीं ना कहीं साफ होना शुरू हो गया, कहीं ना कहीं एग्जैक्टली में पानी के अंदर थोड़ी बहुत शुद्धता आना शुरू हो गई। तो क्या बोलते हैं, आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की मदद से आपके पास जो वाटर जो है जो एग्जैक्टली में पहले बहुत ज्यादा गंदा था वो 10 to 15% जो है वो आपके पास इंप्रूव हो जाता है, उसकी शुद्धता इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चल। अब यहां पर एक चीज आपने ध्यान देनी है, वो है आपके पास एक वर्ड दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ड अपने आप में क्या लिखा हुआ है,
It is the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। अब इसको बहुत सारे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर ध्यान नहीं रहेगा। अब चलिएगा क्या बोलते हैं, पानी गंदा क्यों है? पानी गंदा ज्यादा इसलिए था क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की कंटेंट बहुत ज्यादा थी पानी के अंदर। अब उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करवाने के लिए आपको एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए, एनारोबिक थे तो पानी गंदा था बहुत ज्यादा। अब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिमांड कौन कर रहा है? डिमांड कर रहा है ऑक्सीजन की एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए वो ऑर्गेनिक मैटर को शुरुआत में ब्रेक डाउन नहीं करवा रहा था। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरेशन टैंक के अंदर हमने बाहर से ऑक्सीजन को डाला, ऑक्सीजन जैसे ही डाली वैसे ही एरोबिक बैक्टीरिया ने आपके पास डिवाइड करना शुरू कर दिया, ऑर्गेनिक आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स थे उनको ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया और पानी को साफ करना शुरू कर दिया, सीवेज वाटर को ट्रीट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब जितना ज्यादा पानी गंदा होगा उतनी ही ज्यादा उस पर्टिकुलरली पानी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। ये बहुत सिंपल समझ रहे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर उसमें बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि एरोबिक बैक्टीरिया को उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी इन ऑर्डर टू पर्टिकुलरली डाइजेस्ट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन अ सीवेज। बहुत सिंपल चीज समझ आ गई है। अब दूसरी बात, जितना पानी शुद्ध होगा उतना ही उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो उस पर्टिकुलर पानी की होगी वो सबसे ज्यादा कम होगी। इसलिए अगर आपसे कभी पूछे कि डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होगी? 0, क्योंकि उसमें कोई पर्टिकुलर एग्जैक्टली में कोई इंग्रेडिएंट ऑर्गेनिक वाला आपके पास अवेलेबल नहीं है जो पानी को गंदा कर रहा है। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। ये सारी की सारी चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई। अब देखिएगा, जो आपके पास पर्टिकुलर स्लज तैयार हुआ था, चाहे वो प्राइमरी स्लज था, आपके पास सेकेंडरी स्लज था, उसको आप एग्जैक्टली में एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के थ्रू एग्जैक्टली में डाइजेस्ट कराने की कोशिश करते हैं और ब्रेक डाउन कराने की कोशिश करते हैं। और जब आपके पास एनारोबिक बैक्टीरिया वर्केबिलिटी में आपके पास काम करेंगे तो उस दौरान में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड एज एन रिलीज होगी, जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं एज एन बायोगैस। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक और पर्टिकुलर यूज आ गया आपके पास सीवेज को ट्रीट करने से, वो है बायोगैस की प्रोडक्शन भी आप यहां से कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान देनी। अब एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो आपकी बुक्स के अंदर कई में लिखी है, कईयों में नहीं लिखी है, जो आपके पास सेकेंडरी आपके पास एग्जैक्टली में एफ्लुएंट आया था, जो आपके पास अभी पानी जो है वो 10 to 15% जिसकी आपके बीओडी कम हो चुकी है, उस पानी को आप डायरेक्टली अभी भी जो आपकी वाटर बॉडीज है उनमें नहीं डालते हैं। आप वाटर बॉडीज में डालने से पहले एक टर्शियरी ट्रीटमेंट देते हैं जिसको हम क्लोरीनेशन कहते हैं। क्लोरीन को आप ऐड करते हैं ताकि पर्टिकुलर थोड़ा बहुत और कोशिश की जाए कि कहीं ना कहीं उस पानी की शुद्धता को बढ़ाया जाए और फिर जाकर उसको वाटर बॉडीज के अंदर डाला जाए। तो ये भी आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। चलिएगा, उसके बाद आते हैं माइक्रोब जो आपके प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में यूटिलाइज होते हैं, जिनको हम मिथेनोजन्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिथेनोजन्स कहते हैं। और मिथेनोजन जो होते हैं वो बेसिकली आपके पास आर्की बैक्टीरिया की एक टाइप है, एंशिएंट बैक्टीरिया दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म द बायोगैस। अब बायोगैस एग्जैक्टली में तैयार कैसे होती है? धरती के नीचे आप बेसिकली 10 to 15 आपके पास में मीटर जो है या फीट जिसको बोलते हैं, वो आपके पास में एक खड्डा खोदेंगे और उसको कंक्रीट चैम्बर बनाएंगे। और कंक्रीट चैम्बर में आपके पास जो पर्टिकुलरली आपके पास जो डंग होती है, गोबर जिसको कहते हैं, उसमें आप वाटर को मिक्स करते हैं इन दी 1:1। 1:1 की क्वांटिटी में आपके पास एक स्लरी या एक पेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। गोबर अगर आपके पास मान लीजिए आपने 500 ग्राम लिया हुआ है तो 500 ग्राम ही आप वाटर को आपके पास में एग्जैक्टली में मिक्सिंग के लिए यूज करेंगे। तो 1:1 की क्वांटिटी में गोबर और वाटर से आप मिक्सचर बनाएंगे जिसको स्लरी कहते हैं। और स्लरी जो है वो आपके पास इस पर्टिकुलर चैम्बर के थ्रू इस पर्टिकुलर डाइजेस्टर टैंक के अंदर उसको डाला जाता है। और आपके पास उस डाइजेस्टर चैम्बर को एग्जैक्टली में एक स्लिट से बंद कर देते हैं। तो आप उस जब स्लिट से बंद कर देंगे तो होगा क्या, ये जो आपके पास डाइजेस्टर टैंक है जिसमें एग्जैक्टली में आपके पास आपने गोबर और पानी का मिक्सचर डाला हुआ है 1:1 के अंदर, तो आपके पास बायोगैस की प्रोडक्शन की 3 प्रोसेस स्टार्ट होंगी। मीन बाय बायोगैस प्रोडक्शन में 3 एग्जैक्टली में स्टेप आते हैं। पहला आता है सॉल्युबलाइजेशन। तो डंग के इनसाइड में आपको देखेंगे तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, स्टोरेज आपके पॉलीसेकेराइड होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होती है, उनकी आपके पास डिग्रेडेशन करवाएंगे सर्टेन माइक्रोब्स जो एनारोबिक है वहां पर। तो सॉल्युबलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप।
सेकंड आती है आपके पास जब सेलुलोस, हेमीसेलुलोस या पॉलीसेकेराइड ये ब्रेक डाउन कर आपको मोनोमेरिक यूनिट देंगे, तो वो मोनोमर जो है वो आपके पास में फर्मेंटेड माइक्रोब्स होंगे, वो कन्वर्ट करेंगे उस मोनोमर को एग्जैक्टली में ऑर्गेनिक एसिड के अंदर। तो आपके पास सेकंड स्टेप आएगा, दैट इज एसिडोजेनेसिस। तो एसिडोजेनेसिस में जो मोनोमर है वो कन्वर्ट होंगे ऑर्गेनिक एसिड के अंदर, फर्मेंटेड माइक्रोब्स आपके पास ऐसा काम कर देंगे। और तीसरा स्टेप आता है दैट इज ऑर्गेनिक एसिड से बायोगैस की प्रोडक्शन। तो बायोगैस में आपके पास जो गैसेज एग्जैक्टली में रिलीज होती है वो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। नाइट्रोजन बहुत रेयरली होती है लेकिन फिर भी होती है। तो आपके पास ऑर्गेनिक एसिड से जो बायोगैस की प्रोडक्शन हुई, ये है थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप का नाम लिखा जाता है मिथेनोजेनेसिस, जिस मिथेनोजेनेसिस में एग्जैक्टली में आर्की बैक्टीरिया दैट इज मिथेनोबैक्टीरिया की आपके पास में यूटिलाइजेशन होगी। और ये आपके पास जब बायोगैस इस डाइजेस्टर टैंक के अंदर आपके पास बन जाती है, तो आपके पास इस पर्टिकुलर पाइप्स के थ्रू दैट इज गैस आउटलेट पाइप्स के थ्रू एग्जैक्टली में इसकी यूटिलाइजेशन हम कर लेते हैं। तो ये आपने पक्का से ध्यान देना, ये है बायोगैस प्रोडक्शन किस तरह से एग्जैक्टली में आपको होती हुई दिखेगी। ये भूलना नहीं है क्योंकि कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर एग्जैक्टली में क्योंकि हम गोबर का यूज कर रहे थे, डंग का यूज कर रहे थे, इसीलिए इस बायोगैस को या बायोगैस प्रोडक्शन को हम गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, the technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agriculture Research Institute and the Khadi and Village Industries Commission। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, सबको ये तो याद रह जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप करने में हेल्प किया था, लेकिन खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को हम भूल जाते हैं, जिसने एग्जैक्टली में इसको पूरी तरह से अप्रूव कर दिया कि बायोगैसेस जो है बहुत ही एफिशिएंट वेज है एग्जैक्टली में जो आपके यहाँ नेचुरली अवेलेबल है और इसका आप में रोल प्ले किया जा सकता है और आपके पास एग्जैक्टली में बर्निंग रिसोर्सेज जो है आपके पास में यूज किए जा सकते हैं। तो ये भी आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। चलिए, उसके बाद आते हैं माइक्रोब्स एज एन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट या बायो कंट्रोलिंग एजेंट। अब देखिए, बहुत पहले भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बायो कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, आप सर्टेन ऐसे पर्टिकुलर या जिसको कह लें आप पर्टिकुलर एनिमल्स का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एग्जैक्टली में जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक कंपाउंड्स है उनकी यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे और आपके पास नेचर के अंदर अवेलेबल जो आपके पास कोई पर्टिकुलर चाहे वो एनिमल्स हो, उन एनिमल्स का यूज कर कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलरली डिजीज आपके पास कॉजिंग पेस्ट को आपके पास में कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप एग्जैक्टली में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड जो ह्यूमन के लिए आपके पास कहीं ना कहीं खतरनाक होते हैं, हम उनकी जगह पर कहीं ना कहीं कुछ सर्टेन एग्जैक्टली में बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट्स का यूज कर रहे हैं जो एग्जैक्टली में सिंथेटिक नहीं है, नेचुरली अकरिंग होते हैं। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है क्योंकि यहां से भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। अब देखिए, केमिकल पेस्टिसाइड्स की जगह पर एग्जैक्टली में आपने बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स यूज किए। बायोलॉजिकल का मतलब वो जो नेचर में पहले से आपके पास अवेलेबल होते हैं। अब देखिएगा, biological control of pest and disease is a method of controlling pest on natural आपके पास प्रिडिक्शन या प्रिडेशन देन दी पर्टिकुलर केमिकल्स। अब देखिएगा यहां पर आपने क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। देखिएगा, पहली चीज लिखी हुई है, लेडी बर्ड एंड दी ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा ये नेचुरली अकरिंग आपके पास इंसेक्ट्स हैं, ये नेचुरली अकरिंग जो इंसेक्ट्स हैं ये दूसरे इंसेक्ट को जो आपके पास डिजीज कॉजिंग है उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेडी बर्ड आपके पास जो है वो एफिड्स को रिमूव करने में हेल्प करती है और ड्रैगन फ्लाइज जो है वो मॉस्किटो को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। जो पेस्ट है उनको रिमूव करने में आपके पास नेचुरल आपके पास जो पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स है, नेचुरली अकरिंग जो आपके पास एनिमल्स है, उनकी हमने यूटिलाइजेशन की है। उसके बाद दूसरा पार्ट देखिएगा, on brassica and fruit tree to control butterfly caterpillars bacteria bacillus thuringiensis is being utilized। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रासिका और फ्रूट ट्री को आपके पास में बटरफ्लाई कैटरपिलर से बचाने के लिए एग्जैक्टली में आप बैसिलस थूरियनजेनेसिस का यूज कर रहे हैं। ये आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी पढ़ चुके होंगे, वहां पर भी ये चीज डील की जाती है। चलेगा, थर्ड आपके पास देखिएगा जरा क्या लिखा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल्ड डेवलप्ड फॉर द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। ये आपके पास फिर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था, उसको भी आपने पक्का से ध्यान देना। लेकिन ट्राइकोडर्मा एज एन पर्टिकुलर बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट भी आपके पास यूज होती है। अब देखिए, ट्राइकोडर्मा होती क्या है, इट इज बेसिकली अ फ्री लिविंग फंजाई
that are very common in the root system that control several plant pathogens। जो रूट में आपके पास सर्टेन प्लांट पैथोजेंस पाए जाते हैं जो आपके पास एग्जैक्टली में रूट सिस्टम को खराब करते हैं, उन रूट सिस्टम को बचाने में आपके पास ट्राइकोडर्मा एज एन पर्टिकुलरली बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट जो आपके पास मदद करती है। इसके अलावा आपके पास बैक्यूलोवायरसेस आते हैं जो आपके पास न्यूक्लियो पॉलीहिड्रोविरिडी फैमिली से आपके पास बिलोंग करते हैं, जो आपके पास इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्थोपोड्स को आपके पास अटैक करते हैं, जो आपके पास कहीं ना कहीं फसलों को बर्बाद करते हैं। तो ये भी आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा जो माइक्रोब्स होते हैं वो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज होते हैं, जिसमें आपके पास बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया का बहुत कॉमन यूज आता है, जो आपके पास क्वालिटी ऑफ द सॉइल को आपके पास इंक्रीज करने में आपके पास हेल्प करते हैं। तो आपने बहुत कॉमनली इसके बारे में पढ़ा होगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपके पास फंजाई की एंजियोस्पर्म के साथ होती है, जिसको माइकोराइजा कहते हैं, जो आपके फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को यूज होती है, इंक्रीज करती है। ये आपने पहले पढ़े हैं। साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी आपने पढ़ा जाती है, नॉस्टॉक आती है, एनाबीना आती है। ये भी आपके पास कहीं ना कहीं जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेरिक उसको फिक्स करने में हेल्प करते हैं, जो एग्जैक्टली में अगेन सॉइल की फर्टिलिटी को, आपके पास ऑर्गेनिक मैटर की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। इसके अलावा रूट नोड्यूल्स के अंदर आपके पास राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है। लेगुमिनस प्लांट के आपके पास जो होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन का लेवल जो बढ़ाने में हेल्प करती है। इसके अलावा आपके पास एजोटोवेक्टर आते हैं और एजोस्पिरिलम आती है, जो फ्री लिविंग आपके पास में बैक्टीरियाज हैं। अगेन वो भी आपके पास एग्जैक्टली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने में हेल्प करते हैं और सॉइल की क्वालिटी को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। तो ये आपके पास आपको पता होना चाहिए, ये सभी के सभी जो माइक्रोब्स है एज एन बायो फर्टिलाइजर जो है बहुत कॉमनली आपके पास में यूज होते हैं।